गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी बहुत सारी ऐसी न्यूज चल रही हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, किससे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है एक्चुअली। और इसी सिलसिले में जो है मेरा मैंने एक कोई ऑनलाइन हम लोग का सेमिनार था, उसको मैंने जो है वो इनरोल किया था परसों। तो कल मैं इसे मॉर्निंग सेशन नहीं ले पाया, तो हुआ ये था कि उसके पहले वाली नाइट में जो है वो काफी देर तक जो है लेट नाइट वो सेमिनार था। फॉरेन का था कि भाई वो फंगस के ऊपर जो है कुछ किस प्रकार से ये ह्यूमन बॉडी पर अटैक करते हैं, क्या तरीका है इसका, इससे बचने के लिए क्या थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ऐसे केसेस जो है वो इंडिया में, आप सोचिए कि इंडिया को जो है वो म्यूकर कैपिटल के नाम से दुनिया में बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है फंगस फैला है, बाकी दुनिया में और कहीं पर जो है वो नहीं फैला है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है कि मतलब देखिए, आप देखिए ये खबर हमने जो है इसके पहले जो है, क्योंकि इटली में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, सब जगह पे जो है वो कोविड तो सब जगह फैला हुआ और अच्छे खासा इन्फेक्ट हुआ। यूएसए के अंदर भी जो है वो काफी सारे लोगों की डेथ हुई है। तो लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहां भी जो है इन्फेक्ट हुई है। फिर हमारे यहीं जो फंगस का प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि कारण ये कि हमारा वेदर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर जो है हमारे आसपास जो है वो फंगस जो है नेचुरली फंगस ज्यादा है हमारे आसपास में। और अभी तक हम बॉडी में अटैक नहीं करता था वो, लेकिन ये हुआ कि अभी हाल ही में मालूम चला कि देखो, एक बात तो मैंने पहले भी कहा था कि फंगस का फूड जो है वो ग्लूकोज है और फेरिटिनिन है, तो वो दोनों मिलेगा। यहाँ पे आयरन ज्यादा मिलेगा ब्लड के अंदर, तो फंगस वहां पर अटैक कर सकता है। लेकिन अभी जिंक का भी आया है कि जिंक का जो लोग जो है वो अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक होता है कि ड्यूरिंग द पीक ऑफ द एपिडेमिक यदि आपने जो है वो जिंक का और मल्टीविटामिन टेबलेट लिया है इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि आप वो मेडिसिन चेंज नहीं किए, आप लोअर डोज ऑफ मेडिसिन पर नहीं आए आपके, तो वहां पे दिक्कत हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर आपने भी कई बार बोला कि जिंक का टेबलेट ले लो, आप विटामिन सी ले लो आपके, तो वो बिल्कुल मैंने कहा पीक ऑफ द एपिडेमिक पर हमको इसका यूज इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस समय हम इम्यून सिस्टम को चाहते थे बूस्ट करना। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद यदि आप जिंकोन या 50 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिंक जो है होता है वो नॉर्मल डाइट में इतना होता है कि मिल जाता है। आप सिंपल एक मल्टीविटामिन यदि लेना चाहते हैं तो आप ले लें आप उसको। और सबसे अच्छा तरीका, मैं हमेशा बार बार ये बात बोलता हूं कि किसी भी तरह के सप्लीमेंट की बजाय यदि आप जो है वो अपना अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, विटामिन सी के लिए हम जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर भी भरोसा कर सकते हैं। नींबू हुआ, संतरा हुआ, ऑरेंज जो मौसम्बी हुआ, वो सब चीजें ले सकते हैं। तब भी जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं तो विटामिन सी जो है वो ले सकते हैं सेफस्ट, क्योंकि विटामिन सी और बी ऐसे होते हैं जो अधिक मात्रा में होने पर यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा तो अब अब हो क्या रहा है मेडिकल साइंस में, अभी हाल ही में बाबा रामदेव ने दोबारा कुछ बोला, उन्होंने दोबारा किसी इसमें कुछ कहा उन्होंने डॉक्टर्स के बारे में कि वैक्सीन लगकर भी डॉक्टर्स की डेथ हो गई। आप बताइए कि वैक्सीन लगाकर फ्रंटलाइन वर्कर काम कर रहे हैं और मान लीजिए इन्फेक्शन सीवियर हो गया है, तो उसमें आपको हंसने वाली बात तो नहीं है ना ये कि डॉक्टर्स जो है वो, क्योंकि कौन चाहता है अभी किसी का काम के लिए कुछ काम करते करते मरना, कौन चाहेगा बताइए। ठीक है, लेकिन ये असंवेदनशीलता है। एक दवा जिसको हरियाणा गवर्नमेंट बेच रही है, उस दवा को बेचने का प्रोपेगेंडा है। तो खैर छोड़ते हैं वो तो बात, वो जाने उनके पाप वो भुगतेंगे। हम सब समझदार हैं, हम जानते हैं कि हमें कैसे जो है वो इस पैंडेमिक से हमको लड़ना है। और ये मतलब समझ लीजिए कि विश्व की सबसे भयंकरतम त्रासदी में से गुजर रहे हैं हम लोग। इट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी जो है 20th सेंचुरी की बिगेस्ट ट्रेजेडी में से एक है ये। और इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारे जो है वो देखने मिल रहे हैं हमको, तो इसलिए थोड़ा सा हमको अलर्ट और संभल कर रहना होगा। मैंने जो है उस कोर्स में यही सीखा मैंने कि जो है कि फंगस के कई टाइप होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइप जो होते हैं वो डेंजरस नहीं होते हैं, एक्सेप्ट ब्लैक फंगस जो है वो इट इज मच मोर डेंजरस। तो अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे कई जगह पे बहुत सारे अलग अलग न्यूज आ रहे हैं, डराने वाले न्यूज आ रहे हैं, तो उस पर यकीन मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से बात कीजिए। ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो है वो आपको कभी गलत नहीं बताएंगे वो, ठीक है ना। तो फंगस इन्फेक्शन कोई अनकॉमन, लेकिन ये ब्लड के अंदर सिस्टमिकली अंदर चला जाए, ये दैट इज डेंजरस थिंग एक्चुअली। वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में देखा जाता है। ठीक है, खैर ये तो हो गई बात, बड़ी समसामयिक वाली बात होगी। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज गौतम बुद्ध जो है उनसे प्रेरणा लेने का दिन है आज की। बुद्ध ने हमें क्या बताया जो है, रखिए मतलब मैं जो है बचपन से, पता नहीं क्यों बचपन से मैं गौतम बुद्ध से बहुत अधिक इम्प्रेस्ड हूँ और उनको बहुत मानता भी हूँ मैं। और मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर एक जो है वो नाम भूल रहा हूँ उसका मैं,
सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध करके बुद्धा करके या सिद्धार्थ करके कोई सीरियल था, जो वेब सीरीज थी, वो देखा मैंने, बहुत अच्छा है ये। बहुत पुरानी वेब सीरीज को उन्होंने नेटफ्लिक्स ने दोबारा री रिलीज किया था, ये बात है साल भर पहले जब मैंने देखा होगा। बहुत कुछ गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानने मिला उससे। और आप समझ लीजिए कि एक राजकुमार जिनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़कर जो है कष्टों में जिए, सब जगह गए वो, उन्होंने जो है वो लोगों को जो है, और उस जमाने में कहते हैं कि आपकी हिंसा जो है, मतलब कि ये राज्य उस राज्य पर आक्रमण कर रहा है, मतलब लोग मरने मारने को तैयार रहा करते थे, वहां पर उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया। और ये सब बातें बहुत पुरानी है, मतलब गौतम बुद्ध जो है वो लीडर है, मतलब सारे ये हम जितने भी देव पुरुषों की बात करें, हम जितने भी हम जो है वो समझ लीजिए आप जितने भी जो लोग हैं जिनको हम आज मानते हैं, उनकी बात करें, अलग अलग धर्मों की बात करें, तो उसमें से गौतम बुद्ध बहुत पुराने हैं और उनके ऑथेंटिक एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि भाई वो क्या बताया, क्या क्या उन्होंने समझाया। और बुद्ध ने जो है कई लोगों को राह दिखाई और कई लोगों को उन्होंने जो है वो बतलाया कि आत्मसंयम कैसे रखना है, संतुष्ट कैसे होना है, क्योंकि आज आपके पास सब कुछ भी है और यदि आप मन से खुश नहीं है तो एक्चुअली आपके पास कुछ भी नहीं है, पर आपके पास कुछ सा कम भी है लेकिन मन से खुश है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, अब आप बोलेंगे सर और कुछ इसके अलावा क्या बताओगे आप, है ना, आप आए एक दिन के बाद आए, तो मैं एक दिन का गैप हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्या है कि कभी कभी बहुत काम ऐसे होते हैं, और आपको बता दूं, मैं सच बताऊं मैं कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब एग्जॉशन, मेंटल एग्जॉशन इतना हो चुका होता है कि आप सुबह उठ के आपको लगता है कि अभी आज नहीं बोल पाएंगे यार, कि आज नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे, पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। क्रिएटर फटीग बोले इसको या क्या बोले, मुझको मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं उसको, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो कभी कभी मैं एब्सेंट हो जाऊंगा तो उसको लेके आप अदरवाइज मत रहिएगा कि सर आज नहीं आया टाइप से, कोशिश पूरी करता हूं मैं। लेकिन होता क्या है यार कि इस समय आप देखो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डॉक्टर्स के ऊपर बहुत अधिक रहता है कि पेशेंट का एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारा रहता है। फिर मैं एज ए टीचर भी बहुत काम करना पड़ता है हम लोगों को, मतलब मेरे को, जैसे आप लोग जो बच्चे उनके लिए के हम लोगों का एप्लीकेशन से लेकर हर चीज, तब मैनेजमेंट से लेकर हर चीज देखनी होती है। रही बात, तो अभी फिलहाल जो है मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा हूं, मैं वीडियो कंसल्टेशन कर रहा हूं बैठ के, और और वो भी उसमें से लिमिटेड डेट जो हमारे पुराने पेशेंट बैच हैं उनको ही मैं कर रहा हूं, क्योंकि नया पेशेंट को समझने के लिए एक बार फिजिकली देखना बहुत जरूरी होता है। तो मेरा फोकस जो है वो इस क्राइसिस टाइम में नए ऑनलाइन पेशेंट को जोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे जो पुराना पेशेंट बैच है उसको मुझे बेटर सर्व करना है ताकि वो अकेले फील ना करे, ये मेरा कर्तव्य। इसमें से इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग जो है वो व्हाट्सएप पे कभी मैसेज कर देंगे, कभी कोई फोन कर देंगे, तो मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो उसको लेके ये मत सोचिएगा कि सर ने फीस नहीं ली इसलिए सर रिस्पॉन्स करे, सर के पास वक्त ही नहीं बेटा इसलिए रिस्पांस नहीं कर पाते। और कई बार क्या होता है इमरजेंसी में कि चेस्ट पेन हो रहा है, पिताजी नीचे गिर गए हैं, फोन लगा रहे हैं मेरे को, तो अभी वो उससे काम नहीं बनेगा ना बेटा। मान लो मैं फोन ना उठा पाता तो पिताजी को पड़े रहने देंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आपको जो है वो नियर बाय हॉस्पिटल या डॉक्टर संपर्क करना पड़ेगा। मैं मुंबई में हूं, आप कहां पर है मुझे नहीं मालूम, तो आप कम से कम थोड़ा प्रैक्टिकल समझे चीजों को कि कोई भी जादू नहीं होता, मतलब मेडिकल साइंस में कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे, कोई जादुई दवा नहीं होती है, वो आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा उसमें। खैर, एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा जो हमारी जो एक मैंने कहा ना एक बड़ी अच्छी बुक जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, ये डॉक्टर विजय अग्रवाल एक IAS रहे हैं, उन्होंने ये बुक लिखा है। और ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के साथ में भी थे। आपको पता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है बहुत ही जो है वो अच्छे शिक्षाविद टाइप के व्यक्ति थे। मतलब हमारे देश में जो राष्ट्रपति हुए ना, आपको एक बात क्लियर करो, हमारे देश में 2-4 को छोड़ दो आप, बाकी मोस्ट ऑफ द राष्ट्रपति जो हुए हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हुए हैं, वो बड़े एजुकेटेड और बड़े समझदार टाइप के व्यक्ति हुए हैं। चाहे आप प्रणब मुखर्जी की बात करें, प्रणब मुखर्जी जी की बात करें आपके, या आप जो है वो पहले हमारे फर्स्ट जो है वो जो शुरुआती राष्ट्रपति जो है उनकी बात करें, बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति रहे। और अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता यार, कि सब लोग जानते हैं कि वो क्या थे, वो सबको पता है जी। तो इसमें मैंने एक चीज देखी कि बड़ा अच्छा उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने आत्मविश्वास के ऊपर है ये। यदि दलदली जमीन में खूंटा गाड़ा जाए, मतलब जो होती है ना दलदल वाली जमीन, मार्शी जमीन, उसमें खूंटा गाड़ा जाए, लकड़ी का एक खूंटा लगाया जाए, तो वह कुछ समय तक तो खड़ा रहेगा लेकिन बहुत ही जल्दी झुककर अंत में गिर जाएगा। दलदल में खूंटा गाड़ना तो आसान है लेकिन उसे खड़ा करना आसान नहीं। अब सुनिए कितनी अच्छी बात लिखी। दलदली भूमि में आप कभी लकड़ी का एक खूंटा लगाते हैं तो लगाना तो बहुत आसान है, झट से घुस जाएगा अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, वो आसान है, लेकिन लंबे समय तक नहीं लगा रहेगा उठ के। दलदल में खूंटा गाड़ना तो आसान है लेकिन उसे खड़ा रखना आसान नहीं है, जबकि ठीक इसके विपरीत ठोस जमीन में खूंटा गाड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ठोस जमीन है तो उसमें आपको गड्ढा करना पड़ेगा, बहुत मेहनत से ठोकना पड़ेगा, तब जाके खूंटा अंदर जाएगा।
गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जो है वो तब इसके विपरीत ठोस जमीन में खूंटा गाड़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, गड्ढा खोदना पड़ेगा और तब कहीं जाकर खूंटा गड़ेगा। लेकिन एक बार गड़ गया तो वह सैकड़ों सालों तक वैसा ही खड़ा रहेगा जैसा आपने खड़ा किया था। आत्मविश्वास एक प्रकार से ठोस जमीन की तरह है। अब ध्यान से बात सुनिए, जो लोग खुद पर भरोसा नहीं रखते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो तो नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है वो दलदली भूमि के समान मैंने पढ़ रहे हैं, पढ़ना मतलब खूंटा गाड़ने के समान है, और आपकी जो अपने खुद के ऊपर भरोसा जो है ना वो जमीन के समान है। आपके खुद के ऊपर भरोसा आपको नहीं है, आप दलदली भूमि के समान जो है वो आपको खुद पे ही भरोसा, आपका जो है वो हिल रहा है भरोसा। वो दलदली भूमि भी क्या है, वो ऐसी सॉफ्ट है, हिल रही है, तो इसका मतलब ये वहां पर जो है वो आप पढ़ तो लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ पढ़ लिया, सक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आत्मविश्वास एक प्रकार के ठोस जमीन की तरह है जिसमें हम अपने ज्ञान का खूंटा गाड़ते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ अपनी आत्मा पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि अपने आप पर विश्वास करना है। यहां आत्म शब्द से का अर्थ में से है, आत्मा से नहीं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की ठोस जमीन तैयार हो जाती है, तब हम जो कुछ भी सुनते या पढ़ते हैं उस पर हमारी पकड़ काफी मजबूत होती जाती है। इसके ठीक विपरीत यदि हम अंदर से डरे हुए हैं और हमेशा भूल जाने की आशंका से ग्रसित है। कई बच्चे होते हैं पढ़ने के पहले ही बोलते हैं अरे बाप रे, तो ये तो मैं भूल जाऊंगा, ये तो पक्का मैं भूल जाऊंगा। मतलब पहले ही दिमाग को बोल दिया कि भूलना है भाई इसको, ठीक है, तो दिमाग बोलेगा ठीक है साहब, बॉस आपने इंस्ट्रक्शन दिया था भूलने का, मैं तो भूलूंगा इसको, तो वो नहीं करना, ठीक है। जब हम भूल जाने की आशंका से ग्रसित, जब इसमें लिखा है इसके ठीक विपरीत, यदि हम अंदर से डरे हुए हैं, हम हमेशा भूल जाने की आशंका से ग्रसित हैं और अपने को अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, तब इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे अंदर की जमीन दलदली है और ऐसे दलदल में खूंटा मजबूती से नहीं गड़ेगा। अपने आप पर विश्वास एक प्रकार की शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। आपने महसूस किया होगा जब आप विश्वास से भरे होते हैं तब आपकी चाल बदल जाती है, आपके पैर अधिक मजबूती से उठते हैं और अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ते हैं। ठीक इसी तरह जब आप में आत्मविश्वास होता है तो तब आपका मस्तिष्क भी पूरी तरह सतर्क होता है, जागरूक होता है, और उसकी स्क्रीन पर पड़ने वाली चीजों के बिंब और गहरे और स्पष्ट बनते हैं। यदि मन में भय रहेगा कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, सुनिएगा आप, कई बच्चे ऐसा करते हैं, यदि मन में यह भय रहेगा कि मुझे बात समझ नहीं आ रही है, तो पक्का जानिए कि बात आपको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है आपको बात समझ में ना आ रही हो, यदि ऐसा है तो आप स्वयं को सरेंडर मत कीजिए, परेशान ना होइए, बात समझ में नहीं आ रही है, बल्कि अपने अंदर कुछ इस तरह की भावना लाइए कि मुझे इसे समझना है, मैं जानकर ही रहूंगा इसे, ये मन के अंदर भावना आना चाहिए। ये फिजिक्स के लिए बहुत ध्यान रखना भाई। जैसे ही आप यह भावना लाएंगे, पाएंगे कि आपका मन एक अलग तरह से जोश में भर गया है, और जैसे जैसे ही यह होगा पढ़ना सार्थक होने लगेगा। इसलिए याद रखिए, जब भी पढ़े अपने अंदर आत्मविश्वास का दीपक जलाकर पढ़े। आत्मविश्वास की इसी रोशनी में किताबों के अक्षर अधिक चमक के साथ आपके मस्तिष्क पर छप पाएंगे। तो मतलब यह है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये बोलने की बजाय कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या होगा भगवान मेरा, या भैया क्या होगा मेरा, तो वो नहीं, उसकी बजाय सोचिए कि इसको मुझे समझना है, मुझे करना है। यदि वेक्टर वाले क्वेश्चन है, मुझे करना है तो करना है, ठीक है। क्यों मुझसे नहीं बनेगा, दूसरे से बनेगा, तो मुझसे क्यों नहीं बनेगा। ये एग्जाम देने कोई आसमान से व्यक्ति नहीं आता है, हम ही लोगों में से लोग निकलते हैं। तो जब दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं क्यों बुद्धू हूं, नहीं मैं बुद्धू नहीं हूं, क्या मैं होमोसेपियंस नहीं हूं, मैं भी होमोसेपियंस हूं। फिर क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है प्रायोरिटी का, क्या फर्क पड़ रहा है आत्मविश्वास का, क्या फर्क पड़ रहा है हम बेसिक से होमवर्क नहीं करते जा रहे हैं, बेसिक से काम नहीं कर रहे हैं, सीधा ऊपर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक को समझिए, ठीक है, हर चीज के बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, तो क्यों सफलता नहीं मिलेगी, है ना बेटा, ठीक है। चलिए, और तो आज इतना ही, और मैं कोशिश करूंगा बेटा बिल्कुल रेगुलर आपसे मिलता रहूं मैं, और एक आध दिन में अभी लाइव सेशन का भी सोच रहा हूं कि मैं आपसे लाइव सेशन भी करूंगा, पर कब करूंगा अभी मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एक बात और ध्यान रखिए, जैसे कि अफवाहों से बचें आप, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड डरा देने वाले मैसेज है ना, ये कहीं से भी आ रहे हैं, कोई रिसोर्स नहीं है उसका। अभी लू मॉन्टेग्नियर का एक मैसेज आया जो है वो वायरल हो रहा है कि लू मॉन्टेग्नियर ने कहा है कि जिनको वैक्सीन लगेगा वो सब 2 साल में मर जाएंगे। तो आप सोचिए, आपकी ऐसे मैसेज जो है जो भी कर रहे हैं इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वैक्सीन क्या जिंदगी में पहली बार लग रहा है, वैक्सीन तो बचपन से लगता आ रहा है, कितने लोगों को वैक्सीन नहीं लगा, बताइए कौन ऐसा है जिसको वैक्सीन एक भी नहीं लगा है। अभी कैसी बातें, मतलब कोई तो भी फैला रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और वो बातें फैल रही हैं।
भाई लू मॉन्टेनर को पता भी नहीं होगा कि भारत में उनके नाम को लोग जानने लगे। जानते हैं लू मॉन्टेनर कौन है, जिन्होंने HIV का वायरस खोजा था। चलिए, तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।